क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेमी है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 16 सेमी है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में ज्ञात करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो फिर आप परीक्षा में प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कि किसके बराबर होता है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं पाई आर एल। ये तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, लेकिन अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें यहाँ पर ऐड क्या करना होगा, वृत्त के क्षेत्रफल को हमें यहाँ पर जोड़ना होगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से हम अगर इसको सरल रूप में लिखे तो पाई आर यहाँ पर कॉमन आ सकता है और यहाँ पर हमें लिखना होगा कोष्टक में एल प्लस आर। इस तरह से हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि शंकु की त्रिज्या प्रश्न में दी हुई है और तिर्यक ऊंचाई भी दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमने यहाँ पर पाई लिखा है, पाई की वैल्यू आपको पता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर यानी कि शंकु की त्रिज्या। शंकु में आप समझ सकते हो कि शंकु में यहाँ पर नीचे क्या होता है, वृत्त होता है और इसी वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको ही हम शंकु की त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शंकु की जो त्रिज्या दी हुई है वो कितनी है, 5 सेमी है। तो यहाँ पर हम r के स्थान पर 5 लिखेंगे और l आपको पता होना चाहिए, l यानी कि तिर्यक ऊंचाई। और आप यहाँ पर समझ भी सकते हो कि जैसा कि ये शंकु है तो इसमें आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ये वृत्त है और वृत्त में ही आप देख सकते हो त्रिज्या यानी कि r, और यहाँ पर आप इस तरह से लंब बना सकते हो यानी कि 90 डिग्री का कोण। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि ये शंकु की हाइट है और यहाँ पर इस तरह से जो ये लंबाई है वो कहलाती है यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई और उसको हम प्रदर्शित करते हैं l से। तो इस तरह से आपको ये पता ही होगा। तो यहाँ पर अब l की वैल्यू क्या रखनी होगी, हमें 16। तो यहाँ पर हम 16 लिख लेते हैं और r के स्थान पर आपको पता है कि हमें क्या रखना है, 5, यानी कि शंकु की त्रिज्या। अब हम इसको हल कर लेते हैं। हल करना बिल्कुल ही आसान है। आप यहाँ पर समझ सकते हो कि हमें लिखना होगा 22/7 मल्टीप्लाई 5 है। अगर यहाँ पर हम 16 + 5 करेंगे तो 21 आएगा। 7 के पहाड़े से यहाँ पर 21 कटेगा 3 बार। और अब हम इसको हल कर लेते हैं। 22 का गुणा अगर 5 से किया जाएगा तो 110 आएगा और 110 गुणा 3 किया जाएगा तो 330 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो मात्रक लिखा जाएगा वो वर्ग सेमी लिखा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर त्रिज्या भी सेमी में है और जो ऊंचाई दी हुई है वो भी सेमी में है। तो यहाँ पर जो मात्रक आएगा वो सेमी स्क्वायर यानी कि वर्ग सेमी आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने सामान को 7% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4,248 अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। तो यहाँ पर इस प्रश्न में भी हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर है 100 यूनिट। अगर वस्तु का क्रय मूल्य हमने यहाँ पर माना है यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 यूनिट है। तो यहाँ पर तो प्रश्न में कहा गया है कि विक्रेता जब अपने सामान को बेच रहा है तो 7% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर जिस सामान को बेचा जा रहा है ना, उस सामान का क्रय मूल्य हमने यहाँ पर मान लिया है 100 रुपये है। तो 100 रुपये की अगर वस्तु है या फिर कोई सामान है और उसको बेचा जा रहा है और 7% का लाभ हो रहा है, तो 7% का लाभ कब हो सकता है, जब 100 रुपये की वस्तु को 107 रुपये में बेच दिया जाए, तो ही यहाँ पर 7% का लाभ हो सकता है। फिर आगे प्रश्न में कहा गया है कि यदि उसने इसे 4,248 अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। तो यही 100 रुपये का सामान है और 13% का लाभ होता, तो 13% का लाभ तो तभी हो सकता है ना जब 100 रुपये की वस्तु को 113 रुपये में बेच दिया जाए। तो अब आप यहाँ पर ये देख लिए कि जब वस्तु को 107 रुपये में बेचा जा रहा था तो 7% का लाभ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 107 से 6 यूनिट अधिक यानी कि अगर 113 में अगर उस वस्तु को बेच दिया जाए तो फिर 13% का लाभ हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 7% का लाभ और 13% का लाभ का जो विक्रय मूल्य है उसमें जो अंतर है ना वो 6 यूनिट का है, लेकिन प्रश्न के अनुसार आप देखोगे तो ये अंतर दे रखा है और कितना दिया हुआ है, 4,248 रुपये का यहाँ पर अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये पता लग गया है कि यहाँ पर 6 यूनिट किसके बराबर है, 4,248 रुपये के बराबर है। और यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगी
248 है ना यहाँ पर, तो बट्टे में हमें 6 लिखना होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 1 यूनिट यहाँ पर बराबर होगा 708 रुपए के बराबर। अब प्रश्न में ज्ञात क्या करना है? प्रश्न में ज्ञात करना है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्रय मूल्य हमने कितना माना था? 100 यूनिट माना था। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 708 रुपये आई है ना। तो 100 यूनिट की अगर वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये तो बहुत आसान होगा। 1 यूनिट बराबर 708 रुपये है। 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है, 100 का गुणा करेंगे और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 70,800 रुपये। आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 70,800 रुपये, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि जो में से है वो कितना है? 24 है। और उनका लघुत्तम समापवर्त्य कितना है? 2400 है। यानी कि जो लैसे है एलसीएम है वो कितना है? 2400 है। यदि इनमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं का जो लैसे होता है और दोनों संख्याओं का जो मैसे होता है, यानी कि लैसे और मैसे का गुणनफल होता है किसके बराबर? पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर। और यहाँ पर जो ये मैसे दिया हुआ है 24, ये दो संख्याओं का ही दिया हुआ है। यानी कि जिन दो संख्याओं का यहाँ पर हम गुणनफल कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो लैसे लिखेंगे ना वो हम उन्हीं दोनों संख्याओं का लैसे ही लिखेंगे। और प्रश्न में जो यहाँ पर लैसे दिया हुआ है और जो मैसे दिया हुआ है, ये दो संख्याओं का ही दिया हुआ है, जिन दो संख्याओं की बात हो रही है। और उनमें से एक संख्या तो यहाँ पर हमें दी हुई है, कितनी है? 180 है। और दूसरी संख्या यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है। तो अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला समझ में आ गया है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में वैल्यू दी हुई है और हमें ज्ञात करनी है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या तो यहाँ पर प्रश्न में दी हुई है ना 180, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट संख्या के स्थान पर 180, फिर मल्टीप्लाई। सेकंड संख्या नहीं दी हुई तो सेकंड के स्थान पर सेकंड संख्या ही लिख देंगे। लैसे आपको पता है कितना दिया हुआ है? 2400, तो यहाँ पर हमें 2400 लिखना चाहिए। और मैसे कितना दिया हुआ है? 24, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24। अब हम इसको हल कर सकते हैं, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। आप यहाँ पर 24 और 18 को काट सकते हो, 6 के पहाड़े से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3। 3 के पहाड़े से यहाँ पर 240 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? ये 80 बार कटेगा। और यहाँ से सेकंड संख्या क्या आ जाएगी? तो यहाँ पर हमें 80 गुणा 4 करना होगा और सेकंड संख्या यहाँ पर आ जाएगी 320। यानी कि पहली संख्या तो यहाँ पर प्रश्न में दी हुई थी ना 180, दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी आई है? 320 आई, और यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, धारा की दिशा में एक तैराक की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल क्या होगी? तो आप इस तरह से समझिए कि जैसा कि नदी है और नदी में तैराक जो है वो तैर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि तैराक की चाल, या फिर प्रश्न में नाव की चाल भी दी हो सकती थी, नाव भी दिया होता हो सकता था। यहाँ पे तैराक दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसा मान सकते हैं जो तैराक जो यहाँ पर तैर रहा है उसकी जो चाल है ना वो कितनी है? बी है। बी से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा कि नाव के लिए हम बोट के लिए यहाँ पर बी से प्रदर्शित कर देते हैं। फिर आप ये समझिए कि ये धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तैराक की चाल लिखी हुई है, लेकिन फिर धारा की दिशा में तो ये 23 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में ये 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऐसा क्यों दिया हुआ है? तो यहाँ पर धारा से क्या तात्पर्य है? आप ऐसा समझिए कि जब तैराक जो है वो नदी में गति कर रहा है, तो आप समझिए कि अगर तैराक जो है वो इस दिशा में जा रहा है, तो फिर अगर पानी के प्रवाह की दिशा भी इस ओर ही है, तो हम ऐसा मानेंगे कि ये धारा की दिशा में ही तैराक जा रहा है और तैराक की चाल जो है ना वो बढ़ जाएगी, क्योंकि धारा का प्रवाह भी उस ओर है। तो वो जो गति करेगा ना वो तेजी से करेगा, क्योंकि यहाँ पर धारा के प्रवाह की दिशा में ही वो गति कर रहा है, तो गति जो है वो उसकी बढ़ जाएगी। जब भी तो आप देख सकते हो ना कि धारा की दिशा में तो गति यहाँ पर 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन धारा की विपरीत दिशा में जो है ना तैराक की गति जो है वो कम हो जाएगी, और वो कितनी हो गई है आप देख सकते हो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जब धारा की दिशा में अगर तैराक गति कर रहा है, तो उस स्थिति में जो तैराक की चाल है ना उसकी स्वयं की चाल तो होगी ही, लेकिन साथ में पानी के जो प्रवाह की चाल है ना वो भी जुड़ जाएगी। तो धारा की दिशा में एक तैराक की चाल जो यहाँ पर प्रश्न में दी हुई है ना, ये वास्तव में तैराक की चाल नहीं है। तैराक की चाल के साथ यहाँ पर पानी के प्रवाह की चाल भी जुड़ी हुई है, और ये किसके बराबर है?
23 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर जो दी हुई है कि धारा की विपरीत दिशा में, तो आप इस तरह से समझिए कि जैसे कि तैराक की चाल तो इस ओर ही है, लेकिन पानी के प्रवाह की चाल इस ओर है। यानी कि पानी का जो प्रवाह है वो इस ओर है, पानी इस ओर बह रहा है और तैराक की जो गति है वो इस ओर है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो तैराक की चाल है ना, स्वयं की चाल, वो भी कम हो जाएगी। और उसका कारण ये है क्योंकि पानी के जो प्रवाह की चाल है उसको घटा दिया जाएगा तैराक की चाल में से। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो पहली कंडीशन में आपने समझा कि जब धारा की दिशा दी होती है, तो धारा की दिशा में अगर हमें तैराक की चाल निकालनी है, तो ये तो तैराक की स्वयं की चाल है, लेकिन धारा की दिशा में है तो यहाँ पर धारा की जो चाल है वो भी जुड़ जाएगी। और ये किसके बराबर आ जाएगा, 23 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में जो तैराक की चाल है वो कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इस तरह से समझिए, तैराक की चाल तो यहाँ पर बी है, लेकिन यहाँ पर धारा की जो दिशा है ना वो दूसरी विपरीत तरफ है। तो यहाँ पर पानी के जो प्रवाह की चाल है उसको घटा दिया जाएगा तैराक की चाल में से, और वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो अब हमें प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, धारा की चाल को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशन को हल कर सकते हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर इनके बाएं पक्ष को भी जोड़ा जाएगा। तो बाएं पक्ष को हम इस तरह से जोड़ सकते हैं, आपको ये आता ही होगा। और दाएं पक्ष को जोड़ना है तो यहाँ पर हम 23 + 14 लिख देंगे। तो यहाँ पर W से W कटी जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2B। और यहाँ पर 23 + 14 कितना होगा, ये आपको पता है कि ये होगा 37 के बराबर। और यहाँ से B बराबर कितना आएगा, यानी कि जो तैराक की स्वयं की चाल है वो कितनी आएगी, यहाँ पर हम 37 में अगर 2 से भाग देंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 18.5 के बराबर आएगा। यानी कि जो तैराक की चाल है ना स्वयं की, वो कितनी है, 18.5 है। तो यहाँ पर आपने समझा कि तैराक की जो चाल है स्वयं की वो तो कितनी है, 18.5 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो तैराक की चाल आई है वो कितनी है, 18.5 है। लेकिन अब आप ये समझिए, जब तैराक की चाल के साथ यहाँ पर धारा की चाल भी जुड़ जाती है तो ये किसके बराबर आ जाता है, 23 के बराबर। और जब यहाँ पर तैराक की चाल यानी कि 18.5 में से जब यहाँ पर हम नाव की चाल, जो धारा की चाल है, उसको घटा देते हैं तो यहाँ पर ये 14 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से अब हमें ज्ञात तो ये करना है कि धारा की चाल क्या होगी। अगर प्रश्न में पूछा जाता कि तैराक की चाल क्या होगी, तो यहाँ पर आंसर होता 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है धारा की चाल, यानी कि वाटर की चाल निकालनी है। तो आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर जो धारा की दिशा में तैराक की चाल है वो कितनी है, 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर हम B की वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि तैराक की चाल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ से हम धारा की चाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर W बराबर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 23 में से हमें 18.5 घटाना होगा। और ये किसके बराबर होगा, ये आपको पता है कि यहाँ पर आ जाएगा ये 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि कोई दुकानदार 10% की छूट देता ना, तो उसे 10% का लाभ होता है। और समान स्थिति में यदि वह 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। यानी कि अगर वह 10% की छूट देता है तो निश्चित रूप से उसको 10% का लाभ होता है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि उसी अंकित मूल्य पर, क्योंकि समान स्थिति लिखा हुआ है ना कि कंडीशन वही है, यानी कि अंकित मूल्य वही है, लेकिन अब छूट कितनी देनी है, 10% तो पहले दी जा रही थी ना, लेकिन अब कितनी देनी है, 25% छूट देनी है। और प्रश्न में पूछा ये गया है कि लाभ होगा या हानि होगी। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में संबंध ज्ञात करते हैं और अनुपात में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं मार्केट प्राइस, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्केट प्राइस, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस और यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। अब आपको पता है ना कि यहाँ पर जो ये 10% दिया हुआ है, तो छूट का संबंध तो होता है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का होता है। तो अगर हमें अनुपात ज्ञात करना है तो हम ऐसा मान सकते हैं ना कि अगर वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये हो या फिर 100 यूनिट हो और 10% की अगर छूट दी जाती है ना, तो 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, 90 रुपये में बेचा जाएगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य के नीचे हम लिख सकते हैं 90।
तो हमें तो यहाँ पर अनुपात ही ज्ञात करना है, तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 10:9 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जब 10% की छूट दी जाती है ना, तो उस स्थिति में 10% का लाभ भी होता है और लाभ का संबंध किससे होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का होता है। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर 100 रुपये हो और 10% का लाभ होना चाहिए वस्तु को बेचने पर, और एक ही वस्तु की तो बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो विक्रय मूल्य हमने 9 लिखा है ना, इसके नीचे ही हम यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य लिखेंगे। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य 100 है और 10% का लाभ होना चाहिए, तो वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, 110 रुपये में बेचेंगे। और हमें तो यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये अनुपात आ जाएगा 11:10 के बराबर। तो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अनुपात है वो कितना है, 11:10। और आप अनुपात से देख सकते हो कि यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा है और अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात से आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10% की छूट दी गई है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अनुपात तो लिख लिया है, लेकिन आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो तो एक ही वस्तु का ही तो है, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य 9 है और इस अनुपात में आप देख रहे हो कि 11 है, लेकिन यहाँ पर ये बराबर होना चाहिए क्योंकि ये एक ही वस्तु का तो विक्रय मूल्य है। अगर इसको बराबर करना है तो यहाँ पर 9 में तो हम 11 का गुणा कर देते हैं और 11 में हम 9 का गुणा कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर 9 गुणा 11 और 11 गुणा 9 किसके बराबर हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अनुपात में अगर आप यहाँ पर 9 का गुणा कर रहे हो तो आपको 10 में 9 का गुणा करना होगा। यहाँ पर आप 11 का गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर 10 में आपको 11 का गुणा करना होगा। अब हम देखते हैं कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। 10 गुणा 11 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 110 और यहाँ पर विक्रय मूल्य तो कितना है, 99 है, लेकिन क्रय मूल्य यहाँ पर कितना आएगा, 10 का गुणा 9 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 90। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का जो अनुपात में संबंध आया है वो कितना है, 110:99:90। तो यहाँ पर हम ये संबंध लिख लेते हैं। मार्केट प्राइस है यहाँ पर है सेलिंग प्राइस और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर लिखेंगे 110 और यहाँ पर हम लिखेंगे 99 और यहाँ पर लिखेंगे 90। तो इस तरह से ये संबंध हमने जब निकाला है जब 10% की छूट दी जाती है और 10% का लाभ होता है। तो उस कंडीशन से हमने यहाँ पर अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का संबंध ज्ञात कर लिया है। तो अब हमें ये भी पता लग गया कि अंकित मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है और क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर अब प्रश्न में जो पूछा गया है उस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि अब प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि अब 10% की छूट नहीं देनी है, 25% की छूट देनी और ये पता लगाना है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या होगा। तो पहले तो ये पता लगाते हैं कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। लेकिन आपको ये पता है कि 110 यूनिट तो यहाँ पर अंकित मूल्य और अंकित मूल्य पर ही तो छूट दी जाती है। तो यहाँ पर हमें 10% की अगर छूट देंगे ना तो ये वस्तु 99 रुपये में बेची जाएगी, लेकिन 10% की छूट हमें नहीं देनी है। कितने की छूट देनी है, 25% की देनी है। तो 110 का तो पहले हमें 25% निकालना होगा, तभी तो पता लगाएंगे कि छूट कितने की दी गई है। तो 110 का हम 25% जल्दी से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 25 के पहाड़े से 100 कट जाएगा 4 बार और यहाँ पर हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 55 और 55 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27.5। यानी कि यहाँ पर छूट कितने की दी गई है, 27.5 रुपये की छूट दी गई है। अगर 110 रुपये आप वस्तु का अंकित मूल्य मानो ना, तो यहाँ पर छूट जो दी गई है वो कितने की दी गई है, 27.5 रुपये की छूट दी गई है। और अगर आप यहाँ पर 110 में से 27.5 रुपये घटाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, तो यहाँ पर कितना मूल्य आ जाएगा, 82.5 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 82.5 रुपये। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि लाभ होगा या हानि होगी। 90 रुपये तो वस्तु का क्रय मूल्य ही है और उस वस्तु को हमने कितने में बेच दिया, 82.5 रुपये में ही बेच दिया, यानी कि कम मूल्य पर बेच दी क्योंकि 25% की छूट दी गई है ना। और 25% की छूट के बाद तो वस्तु का मूल्य 82.5 रुपये ही हो गया। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 90 रुपये की वस्तु को अगर 82.5 रुपये में बेचा जाए तो हानि तो होगी। और कितने की हानि हो रही है, 7.5 रुपये की हानि हो रही है।
लेकिन आंसर तो हमें किस में निकालना है, प्रतिशत में। आपको ये तो पता लग गया है कि 7.5 रुपए की या फिर 7.5 यूनिट की हानि हो रही है, तो हमारा जो आंसर होगा वो तो हानि का ही होगा। या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन डी होगा, और वैसे भी यहाँ पर ऑप्शन डी ही आंसर होगा, लेकिन फिर भी हमें ज्ञात तो करना चाहिए। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि अगर हमें हानि प्रतिशत निकालना है तो कैसे ज्ञात करा जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि 7.5 यूनिट की हानि हो रही है, और क्रय मूल्य की यूनिट में वैल्यू देखें तो यहाँ पर 90 यूनिट है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करेंगे 100 से, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर बट्टे में 10 आ जाएगा, 0 से 0 काटा जा सकता है, और यहाँ पर ये 0 से ये 0 काटा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम 75 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 8 यहाँ पर 72 होगा, और यहाँ पर इस तरह से हम हल करेंगे तो 8.33% आंसर आएगा। आप हल कर सकते हो, और आंसर जो है वो हानि प्रतिशत का है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा।